Assalamu alaikum everyone. Welcome back. So this is lesson number 3 of price action, which is basically on moving averages and exponential moving averages. This is something which we have been using quite a while now. कि हम लोग stop loss levels पे इसको use करते हैं, targets पे at times use करते हैं. इसी तरह हम लोग अपना trade initiate करते हुए देखते हैं कि let's say मैं जिस तरह a lot of times ऐसे EMA 10 से rejection हो गई तो यहाँ पे short कर दो. Now we're gonna see how and when to use moving averages, होती क्या है, significance क्या होती है और उनको अपने trading decisions में किस तरह हमने लेके चलना है. So before we begin, we're just gonna have a quick wrap up of the previous session क्योंकि कुछ लोगों को horizontal supports and resistances में issue आ रहा था, sorry, trending supports and resistances में issue आ रहा था. One constant question that popped up was कि क्या जो horizontal levels हैं वो ज़्यादा significant होते हैं या trending. ठीक है, तो इसका शॉर्ट आंसर इज सिग्निफिकेंट जो लेवल्स होते हैं दे आर ऑलवेज हॉरिजॉन्टल. व्हाई? बिकॉज द रैशनल बिहाइंड सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस इज मेमोरी. ठीक है, कि जब भी एक लेवल से कोई देखता है कि बार बार बाउंस हो रहा है तो उसकी मेमोरी में वो लेवल होता है, उसके दिमाग में वो वाला ट्रेंड नहीं होता. ठीक है, तो ऑलवेज इट्स हॉरिजॉन्टल. हाउएवर trending supports and resistances are extremely significant as well, क्योंकि जब एक पॉइंट से हॉरिजॉन्टल से रिजेक्शन होती है और एक लेट्स से नेक्स्ट 2-3 पॉइंट्स पे अगर प्राइस मूव कर रही है तो इट डज नॉट फॉल इन अ स्ट्रेट लाइन बेसिकली. कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, वेयर इज माई पॉइंटर, यहाँ पे होता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो प्राइस सीधी इसको टच करके यूं नहीं जा रही. ठीक है, इस तरह इन लेवल्स को ब्रीच नहीं कर रही. अगर मैं इस लेवल में और इस लेवल में फ़र्क देखूँ तो प्राइसेस आर मूविंग इन अ ट्रेंड. ठीक है, तो ऑल्दो it is significant to recognize horizontal levels, but at the same time trending levels को भी देखना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग let's say यहाँ पे हम short place करते हैं horizontal level पे thinking के prices यहाँ तक जाएंगी. ठीक है, let's say 32,000 level तक या 30 let's say 6,000 level तक, तो उसके पीछे रैशनल क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स टेस्ट होनी है. ठीक है, but at the same time prices will not fall in a straight line and will follow some sort of a pattern. ठीक है, और वो पैटर्न जनरली एक ट्रेंड होता है और उस ट्रेंड को हम लोगों ने देखना है कि प्राइसेस 0.1 से 0.2 तक जब जा रही हैं लेट्स से दिस, तो वो किस ट्रेंड में जा रही हैं. ठीक है, एंड द बेस्ट वे टू कैप्चर इट इज बाय ड्राइंग ट्रेंडिंग सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस. सो ऑल्दो prices will move from one point to another point on horizontal supports and resistances, trend is basically the road they will take. कि अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखूँ तो प्राइसेस नीचे आती हैं, यहाँ से सपोर्ट लेती हैं हॉरिजॉन्टल लेवल से, बट ट्रेंड लाइन से हिट लेके दे गो बैक डाउन टू द नेक्स्ट ट्रेंड लाइन. और ऑल्दो अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ कि ब्रेक हो गई है और उसके बाद रेजिस्टेंस के तौर पे भी टेस्ट हो गया ये लेवल, तो मोस्ट लाइकली प्राइस को अब नीचे नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लेवल पे जाना चाहिए. बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो प्राइसेस गो डाउन, midway सपोर्ट लेती हैं, they come back up and breaches, and the next time यहाँ से breach करती हैं तो मैं अगर simply ये देख लूँ कि ये यहाँ पे जाएगी, that's impossible. So I have to recognize कि trend क्या है. If the trend is downward, the chances are the prices will keep on breaching through horizontal levels but in a certain pattern. और अगर मैं एक लेवल से दूसरे लेवल के लिए खेलूँ, let's say if I short from here for here, so this move might be okay as well. लेकिन अगर मैं यहाँ से इस मूव के लिए खेलूँ, ठीक है, इस मूव से सॉरी फ्रॉम 42,000 लेवल आई एम शॉर्टिंग बिकॉज यहाँ पे रिजेक्शन हुई है फॉर लेट्स से 36,000 लेवल. तो इफ आई लुक एट द प्राइस, व्हाट इज इट डूइंग? इट्स गोइंग डाउन. ठीक है, कमिंग बैक अप, गोइंग बैक डाउन, कमिंग बैक अप, गोइंग बैक डाउन. ठीक है, so that is a lot of time and a lot of volatility which I can benefit from. तो उस volatility से benefit करने के लिए मैं trending supports और resistance को ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है, ऑल्दो मेरा एंड जो टारगेट है वो यही है कि प्राइसेस ने आना यहीं पे है. सही है, दैट इज़ व्हाट आई हैव टू एस्टैब्लिश इन माई माइंड कि ऑल्दो प्राइसेस हैव टू कम हियर बट बिफोर दैट दे माइट मूव एंड फ्लक्चुएट एंड आई वांट टू प्ले दैट जोन एज वेल. तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखूँ, लेट्स से अगर ये प्रीवियसली एग्जिस्टिंग एक ट्रेंड लाइन होती और यहाँ से सपोर्ट हो जाता है इंडेक्स और प्राइसेस ऊपर जाती, तो यहाँ पे जब आती तो मुझे पता होता कि ऑल्दो इस लेवल को ब्रीच तो कर लिया है, यहाँ तक प्रॉबेबली शायद ना जाए. क्यों? क्योंकि ट्रेंड डाउनवर्ड है और यहाँ पे एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है. ठीक है, सो यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंस देखूँ तो ट्रेंडिंग की ज़्यादा हो जाती है, बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे नहीं है. क्यों? प्राइसेस नीचे जा रही हैं.
So you have to use both of them, where your targets will be horizontal levels, the path will be your trending supports and resistances, and wherever they meet, for example here, 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 here and here, these levels are of key importance. ठीक है, extreme key importance, क्योंकि यहाँ पे दो तरह की supports converge हो रही हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और इसी तरह two resistances converging, तो these levels become extremely important. But जब भी next time let's say this happens, to that you have to make sure you remember that this is a significant level, और इसके बाद price जो है वो एक sharp move दिखा सकती है. ठीक है, hope this clears up. So now let's just jump on to the next lesson and see what we have in store. Okay, so as I mentioned before कि हम लोग sorry, where's the presentation mode? As I mentioned before कि this chapter is going to be, this lecture is going to be basically about dynamic supports and resistances, जो basically in simple words moving averages हैं. हम लोग उनको बार बार discuss तो करते हैं during our trading decisions, but at the same time the understanding is yet to be built. So let's start. So okay, in this lecture we're going to see कि moving averages होती क्या है, कि किस तरह कैलकुलेट होती हैं, उनके पीछे साइंस क्या होती है, किस टाइप्स की होती हैं. ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि दो तरह की जो होती हैं मेन, मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उनमें क्या डिफरेंस है. ठीक है, और कौन सी बेटर फिट है, और वाई दे वर्क, क्यों काम करती हैं, साइकोलॉजी क्या है उसके पीछे, व्हाट इज़ द रीज़न दैट दे वर्क एंड वाई दे आर इम्पॉर्टेंट टू आवर ट्रेडिंग डिसीजंस. Then we're going to look at the classic crossover theory. ठीक है, basically a lot of you who have some sort of technical exposure might be crossover traders. Crossover traders वो होते हैं जो let's say ये एक moving average है, when one moving average crosses the another I'm going to buy, and when it crosses down I'm going to sell. ठीक है, एक ये वाली strategy होती है, और हम लोग देखेंगे ये contemporary जो strategy है वो है क्या, जो sorry classical strategy है वो है क्या, और क्यों उसकी आज की मार्केट्स में या एटलीस्ट केसेस के अंदर एप्लीकेशन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, और उसका फिर वे अबाउट क्या है और हमने किस तरह यूज़ करना है. ठीक है, सो वी गोना लुक एट दीज टू थिंग्स. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बेस्ट फिट आपने फाइंड किस तरह करना है, और हम लोग अब जिस तरह एक बहुत दफ़ा मैं जब स्टॉप लॉस लेवल्स मेंशन करता हूँ तो ऐसे EMA 10 आर्ली, EMA 20 आर्ली, उनका मतलब क्या है, उनको क्यों रखा जाता है. ठीक है, और आइंदा से ये चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी कि स्टॉप लॉस लेवल्स जो हैं वो डायनामिक होते हैं. ठीक है, तो उनको किस तरह हम लोगों ने अकाउंट फॉर करना है कि ट्रेलिंग स्टॉप को किस तरह हर थोड़ी देर बाद चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि PSX में ये ऑप्शन नहीं है कि आप एक कंसिस्टेंट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दें जो प्लेस्ड रहे एक जगह के ऊपर, तो उसका हल यही है कि मैनुअली करना पड़ता है. और आइंदा से मैं ये नहीं शेयर करूँगा कि लेट्स से 40 पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप होगा. आई एम सिंपली कैन से EMA 10 early or EMA 20 early. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाई, बिकॉज एज वी विल प्रोग्रेस थ्रू द चैप्टर वी विल सी कि ये लेवल जो हैं वो डायनामिक होते हैं. ठीक है, so let's go ahead. Okay, in the past lesson we learned that in the market structure there are certain important areas which hold significant importance, which are basically memory areas जहाँ पे buy और short opportunities बनती हैं. ये horizontal levels होते हैं, for example resistance, this is a memory area that prices यहाँ से वापस जाती हैं, the next time they come around people are likely to sell. Similarly यहाँ से support से जब bounce करती हैं तो people know that यहाँ से bounce हुआ था या last rally start हुई थी, I'm gonna buy again. ठीक है, so these are memory areas. उसी तरह हम लोगों के पास ट्रेंडिंग सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस होती हैं. जैसा फॉर एग्जांपल व्हेन वी सी, अभी हम लोग जो एग्जांपल देख रहे थे कि जब लेट्स से इस तरह के अपवर्ड ट्रेंड है तो हम लोग अ लॉट ऑफ टाइम्स एक स्ट्रेट लाइन से उसके बॉटम्स को कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये लाइन फिट नहीं है बट द आइडिया इज टू कनेक्ट द लोज. सिमिलरली जब डाउन ट्रेंड होता है तो वी कैन कनेक्ट द रेजिस्टेंस लेवल्स विद अ सिंगल लाइन. इस तरह नहीं, इस तरह होगा. ठीक है, विद अ सिंगल रेजिस्टेंस लाइन, दैट आर ट्रेंडिंग रेजिस्टेंसेस. बट हम लोग देखेंगे अभी आगे जाके कि अ लॉट ऑफ टाइम्स ये लीनियर लाइंस फिट नहीं होती. ठीक है, कि एक स्ट्रेट लाइन से शायद ट्रेंड कैप्चर नहीं होता, जिस तरह यहाँ पे शायद थोड़ा सा नहीं हो रहा था, यहाँ पे हो रहा है. ठीक है, तो अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस माइट नॉट बी पॉसिबल. और जब ये क्यों होता है, बिकॉज मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी जो है वो एक लीनियरली चलने वाली चीज़ नहीं है. ठीक है,
कि sometimes markets are more volatile, sometimes they are not. So we have to have something which accommodates that. ठीक है, कोई ऐसा इंडिकेटर या कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो उस वॉलेटिलिटी को टेक इनटू अकाउंट करके हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दे दे. So horizontal levels can be identified by plotting horizontal lines. This we have done. Trending भी हमने एक की हुई है. तो जब sometimes markets are trending और lows और highs connect नहीं हो सकते हैं लीनियर स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि मार्केट में बिहेवियर जो है, ह्यूमन बिहेवियर जो है, वो हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं चलता. ठीक है, तब जब ऐसे केसेस होंगे वी विल मेक यूज ऑफ मूविंग एवरेजेस. आगे किस तरह करना है ये आगे ऑफ कोर्स हम देखते हैं. ओके, सो मूविंग एवरेज होती क्या है? मूविंग एवरेज सिंपली पुट वही है जो ये कह रहा है, मूविंग एवरेज. ठीक है, कि एक सर्टेन पीरियड की प्राइस एवरेज is what the name says it is the average of price movements over a certain period of time. तो अगर मैं कहूँ कि moving average 5, इसका क्या मतलब है? This means that prices are जो भी अभी last 5 times 5 periods की prices हैं उसका average. ठीक है, so for example if price is 10, let's say 20, 25, 30 और 40, अगर ये प्राइसेस हैं पिछले 5 पीरियड की, ठीक है, ऐसे हो तो बहुत फिट है लेकिन नहीं होती. खैर एनीवेज, अगर हो तो मूविंग एवरेज हमें क्या होगी 5 पीरियड की? वी डिवाइड ऑल ऑफ दीज प्राइसेस बाय 5 एंड वी विल गेट 25. ठीक है, सिंस यहाँ पे अगर हम देखें प्राइसेस 10 से 40 तक गई हैं, ठीक है, तो इफ वी लुक एट द ट्रेंड इट माइट बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है, लाइक दिस, बट एक लाइन से वो शायद वो प्लॉट भी ना हो रहा हो, अभी हो रहा है लेकिन शायद एक लाइन से प्लॉट ना हो रहा हो. ठीक है, जब ऐसा केस होता है तो हम लोग मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं. ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस होती है इसको हम आगे देखते हैं. Since trends normally are volatile and straight line might not be sufficient to determine a trend, and to counter that we use moving averages. Moving averages show a trend which is much more smoother, as each point on the MA shows not volatility of one point but rather x number of periods in the past. अब इसका मतलब ये है कि जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही होती हैं तो हम लोग उस चीज़ में ट्रैप भी होते हैं. ठीक है, क्यों? हम लोग शायद गलत ट्रेड्स ले लें, गलत जगह पे एंट्री ले लें, गलत जगह पे एग्जिट ले लें. तो हम लोगों को ट्रेंड की एक क्लियर पिक्चर के लिए एक मूविंग एवरेज को देखना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक सिंगल पॉइंट की हमें वॉलेटिलिटी नहीं दिखा रहा होता. इट इज़ एन एवरेज ऑफ लास्ट 5 पीरियड्स. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ प्राइसेस की वॉलेटिलिटी कितनी है, 10 से 40 तक गई तो 30 रुपीज़ की मूवमेंट. बट अगर मूविंग एवरेज को देखूँ तो इट मूव्ड ओनली 15. कि अगर वो प्राइसेस यूँ ऊपर चली गई हैं तो मूविंग एवरेज जो है वो यूँ जा रही होगी. ठीक है, तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमें क्या शो करता है, जिसको हमने आगे देखना है. ओके, रेडिली अवेलेबल होती हैं इंडिकेटर सेक्शन में. अभी जब हम चार्ट्स पे जंप करेंगे तो हम देख लेंगे किस तरह ड्रॉ करनी है. वाइडली यूज जो लेवल्स हैं जो मार्केट में आम तौर पे यूज़ होते हैं, दे आर 10, 25, 50, 100 एंड 20, 200 पीरियड मूविंग एवरेजेस. These levels also work as dynamic supports and resistances. यहाँ पे हमारा सारे का सारा फोकस होगा. ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने जो कंटेम्प्रेरी थ्योरी है हम लोग उसको देखेंगे किस तरह वो फ्लॉड है और प्रॉबेबली चलती नहीं है. हाउएवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन, ठीक है, एक चीज़ जो अभी से दिमाग में डाल लेनी है वो ये है कि मूविंग एवरेज इन इट सेल्फ इज़ नॉट द बेस्ट इंडिकेटर आउट देयर. ठीक है, एक वेरी सिंपली पुट, क्योंकि एक बहुत सिंपल सी चीज़ है. अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस हमें 25 बता रही है लेकिन एक्चुअली 40 पे चली गई है. ठीक है, और सिंस ये पिछले पीरियड की एवरेज है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ 10 से 20 गई है तो मेरी मूविंग एवरेज 15 पे आ गई होगी. ठीक है, क्योंकि दैट्स 2 पीरियड्स. तो अगर मैं निकालूँ तो दैट्स 15 एंड देन व्हेन प्राइस गोज टू 325, अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो दैट वुड बी समवेयर अराउंड 8.3 आई थिंक, और इसको ऐड कर दूँ इसमें तो 33.3 नहीं, 33.3 नहीं, 8.3 आ जाएगी ना, 8.3 आएगी नहीं, 25 ऐड होगा 30 में, 55 हो जाएगा. तो 55 डिवाइड बाई 3 दैट्स गोइंग टू बी 15 नहीं, दैट्स गोइंग टू बी 18.33. सही है, नॉट 8.33, 18.33 हो जाएगी. उसके बाद नेक्स्ट टाइम अराउंड 15, 18.33. इसी तरह अगले लेवल पे जब मैं जाऊंगा तो थोड़ी सी और इंक्रीज होगी, 40 पे जाऊंगा तो वो 25 पे आ जाएगी.
तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो प्राइसेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रही हैं बट मेरी मूविंग एवरेज कैचअप नहीं कर सक रही, ठीक है। इसी तरह जब प्राइसेस यहाँ से डिक्लाइन करना शुरू करेंगी, ये पहले ऊपर जाएगा, क्यों? क्योंकि अभी ये 40 के इम्पैक्ट में है, और जब प्राइसेस नीचे आना शुरू हो जाएंगी, बहुत तेज़ी से नीचे आएंगी, मूविंग एवरेज आराम आराम से नीचे आएगी। तो सबसे बड़ा फ्लॉ इसका ये है कि ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, कि ये हमें इंफॉर्मेशन बहुत स्लो दिखाता है, ठीक है। जितनी लंबी मूविंग एवरेज होगी उतना स्लो हमें रिएक्शन नज़र आएगा। सो इट रिस्पॉन्ड्स टू चेंज वेरी स्लोली, ठीक है। अ लॉट ऑफ टाइम्स एक ट्रेंड हमें नज़र आएगा कि चेंज हो गया है, बट मूविंग एवरेज के अंदर हमें वो कहानी नज़र ही नहीं आएगी। इससे होता ये है कि हम लोग काफ़ी सिग्निफिकेंट चंक जो है ट्रेड्स का अ लॉट ऑफ टाइम्स मिस कर देते हैं, ठीक है। तो बट क्या उसका मतलब है कि हम मूविंग एवरेजेस को यूज़ ही ना करें? ऑफ कोर्स नॉट, हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। वी ऑलरेडी नो दिस इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ एंड काउंटर करने के मेजर्स कुछ हम लेंगे, तो उसको जब हम नीचे देखें तो उसमें दो तीन चीज़ें हैं जो हम लोगों को देखनी है, कि हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का यूज़ ज़्यादा करेंगे, ठीक है। ये क्या होती हैं ये भी आगे डिस्कस करते हैं, विच गिव मोर वेट टू रीसेंट पीरियड्स। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर जब इन प्राइसेस की आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेंगे तो वो उसमें 40, 30 और 25 को प्रॉबेबली ज़्यादा वोट देगा, एंड 2010 को भी देगा, बट इसको सबसे ज़्यादा, इसको उससे कम, इसको उससे कम, इसको उससे कम, इसको उससे कम। तो जहाँ पे हमें मूविंग एवरेज सिंपल जो है वो 25 दिखा रही होगी, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें प्रॉबेबली 35, 35 दिखा रही होगी, 30 दिखा रही होगी ऑलमोस्ट। वाई? Because it gives more weight to the recent price levels, and this means that it is quick to change. सही है? So exponential moving average is good, moving average not so much. We study slope to predict possible trend change in advance. हम लोग slope को देखेंगे कि किस तरह एक moving average की slope हमें पहले indicate करना शुरू कर देती है कि अब trend शायद change हो जाए, ठीक है। तो हम उसको देखेंगे। उसके बाद वी गिव मोर वेटेज टू प्राइस स्ट्रक्चर्स। अब अगर हम प्राइस को देखें, हमारे पास हायर हाई हायर लो बन रहा है, ठीक है, ट्रियो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन अगर मूविंग एवरेज नहीं ब्रेक हुई तो आई कैन गो फॉर दिस, ठीक है। वाई? बिकॉज मूविंग एवरेज इन इट सेल्फ इज कैलकुलेटेड फ्रॉम प्राइस, एंड सिंस इट इज लैगिंग इट विल टेक इन टू अकाउंट दिस इंफॉर्मेशन बट विल शो इट मच लेटर, ठीक है। तो हम लोग हमेशा प्राइस एक्शन को इम्पोर्टेंस देंगे ओवर मूविंग एवरेज। फिर भी हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा टूल है, ऑल्दो इसकी सिग्निफिकेंस जो आगे हम देखेंगे कि अगर कंटेम्प्रेरी तरीके से यूज़ करें तो नहीं है इतनी ज़्यादा, बट अगर मॉडर्न अप्रोच से हम लोग यूज़ करें तो हमें इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ओके, सो द बेसिकली लेट्स जस्ट गो टू चार्ट्स एंड सी के मूविंग एवरेजेस हमें इंडिकेट करते हैं और क्या किस सिनेरियो में हम उसको यूज़ करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, लेट्स से, अच्छा पहले तो हम लोग थोड़े से ये इंडिकेटर्स रिमूव कर देते हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट गो टू चार्ट्स। यहाँ पे इंडिकेटर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं मूविंग एवरेज। अब इंडिविजुअली प्लेस करने से बेहतर है कि आप मूविंग एवरेज किधर गया, क्रॉस ओवर क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे क्रॉस क्यों नहीं आ रहा, सिंपल भी नहीं आ रही है, ऐसे में आ रही होगी ना, एम ए क्रॉस, ये रहा, ठीक है। एम ए क्रॉस हम यूज़ करेंगे, क्यों हम दो यूज़ करेंगे, ताकि हमें क्विकली प्लॉट करने में एक वो मिल जाए, एडवांटेज मिल जाए। यहाँ से मैं स्लाइड उसमें जाऊँगा, स्टाइल में जाऊँगा, इसको मैं डार्क करूँगा, आई विल मेक इट थिक ताकि इट्स मोर विजिबल। आई एम गोना प्लॉट 10, 20 और जो सिग्निफिकेंट लेवल्स हैं 50 और 100 बाकी उनको प्लॉट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इसको करूँ तो दैट्स थिक इनफ, 20 और 10 हो गया। अब यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे अगेन सेटिंग से इनपुट्स 50 एंड 100, ओके। सो लेट्स जस्ट मेक इट ब्लैक एंड मेक दिस वन ग्रीन, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 100, 200। तो अभी हम 200 नहीं प्लॉट कर रहे, बट ऑल दो 200 भी प्लॉट कर लेना एक अक्लमंदी है, तो कर लेते हैं मिलके, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अब जंबल, अब तो कुछ मेस तो बहुत क्रिएट हो गया मेरे चार्ट पे।
लेकिन अब इसका यूज़ क्या है, लेट्स जस्ट क्विकली हाइड इट फॉर अ सेकंड एंड ट्राई टू सी इफ प्राइसेस दीज प्राइसेस गिव मी सम सॉर्ट ऑफ these indicators give me some sort of information. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ prices are moving in an uptrend, but are they moving in a straight line? Can I draw a straight line? Of course I can, ठीक है, but perfectly fit नहीं हो रही, ठीक है। अगर मैं यूँ इसको एडजस्ट करूँ थोड़ा सा, तो ये लेवल आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, बट ये नहीं आ रहा, और ये वाला ब्रेक आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करूँ तो वो भी एक अजीब सी कहानी बन जाएगी। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो प्राइसेस ऊपर जाती हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल से हिट लेती हैं, नीचे आती हैं, देन दे गो बैक अप एंड सिमिलरली दे कम बैक डाउन हियर एज वेल। तो व्हाट डू आई वांट टू डू इज दैट एवरी टाइम आई वांट टू एंटर, आई कैन आइदर वेट फॉर दिस ट्रेंड लाइन टू हिट, ठीक है, और आई माइट वांट टू ऐड अनदर इंडिकेटर जो मुझे थोड़ी क्विक इंडिकेशन दे दे इन लोज की, ठीक है। तो लेट्स जस्ट सी इफ 10 एंड 20 लेवल्स गिव अस सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं यहाँ से 10 को हाइड कर दूँ तो आई कैन सी prices whenever they're coming to 20 they're taking some sort of support over here. तो अगर मैं यहाँ से 20 को हाइड कर दूँ the short length, so I can see that prices are respecting moving average 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इवन यहाँ तक, ठीक है। इस पॉइंट इन टाइम तक मुझे उस पर रिएक्शंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगेन नीचे जब आती हैं तो यहाँ पे एक और रिएक्शन है, यहाँ पे एक और रिएक्शन है, एंड या दिस इज द लास्ट रिएक्शन, ठीक है। सो EMA 20 इज गिविंग मी सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन। अब मैं 50 को अगर देखूँ तो 50 भी मुझे एक रिएक्शन दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो whenever I'm using moving averages I want to use a confluence of 10 20 50 and 100 and see which one is more responsive and reactive. ये थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं, but for the time being these are the standard levels you have to use to see what the prices are doing, where they're taking support or probably resistance in a downtrend. कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो EMA 50 जो है वो resistance बना रही है, 1 2 3, this time it got broken, this time it's support, and again same story is being repeated. अगर मैं यहाँ पे prices को देखूँ तो they're doing something similar over here. यहाँ पे जब आती हैं तो again hit लेती हैं, hit लेती हैं, hit लेती हैं, ठीक है। So that's the basically story behind it. So let's just go back to the presentation.